अप्लाइड मैथ्स 2 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन सी करवाने जा रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें हमने आपको डिटेल लेक्चर में बताया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। एक मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा मेथड है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड को हिंदी में चर पृथकीकरण विधि बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है होमोजीनियस मेथड, समघातीय फलन वाला। नंबर 3 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का मेथड। नंबर 4 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 हम करवा चुके हैं सेक्शन बी में। वो वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 4 में से कोई एक मेथड इसमें लग सकता है और यह भी हो सकता है कि इन चारों में से कोई सा ना लगे। उसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें इन 4 में से एक मेथड लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टफ बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो वेरिएबल सेपरेशन की जगह पे रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेशन है, मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा जिसको वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा पहले, तब वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगा। या फिर होमोजेनियस में रिड्यूस करना पड़ेगा पहले, तब होमोजेनियस से होगा। या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दे रखी, पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूसेबल उसको बोलते हैं रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल सेपरेशन इसमें नहीं हो रहा है, होमोजेनियस भी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? मैंने होमोजेनियस भी कर रखा है, वेरिएबल सेपरेशन भी कर रखा है, मुझे आइडिया है कि ये नहीं हो पा रहा है। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने डिटेल लेक्चर देखे होंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है, ये बिल्कुल पहले नजर में नजर आता है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा थोड़ा नजर तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, ये आपको पता होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस टाइप की होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं, पी और क्यू एक्स के फंक्शन। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला नहीं है, इसके साथ सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स टेन वाई है, यहाँ पे वाई पी वाई होना चाहिए, पी एक्स का फंक्शन और वाई सिंगल रहना चाहिए। यहाँ एक्स का फंक्शन एक्स था लेकिन यहाँ टेन वाई, यहाँ बल्कि यहाँ टेन एक्स वाई होता तब वो मान सकते थे इस टाइप का। ठीक है, और Q तो यहाँ पे ठीक है, Q तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है और यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, रिड्यूसेबल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन RLDE शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? वो होती है स्टूडेंट इस टाइप की। देखिए एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एफ वाई इज इक्वल टू क्यू।
मतलब कि P और Q तो x के फंक्शन होंगे, लेकिन जो Fy होगा उस यहां पे Fy होगा कोई फंक्शन, y का कोई फंक्शन होगा, और उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx के आगे होगा। जैसे कि यहां पे देखिए स्टूडेंट, P की जगह x है, Q की जगह xq है, लेकिन Fy फंक्शन y वाला फंक्शन tan y है, और उसका डिफरेंशिएशन tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y होता है, वो dy अपॉन dx के आगे है। तो इसका मतलब ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस अगर ये समझ गए तो फिर काम हो जाएगा, तब काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, यही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है, जब भी ये यहां पे देखेंगे आप, चूंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर पुट जो Fy होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो Fy होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं, Fy इज इक्वल टू v मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश y, और y का फिर होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx रखते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए अलग से कर रहा हूं, इस टाइप से होता है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल, इससे आपको पहचानने में आना चाहिए कि ये रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, जब ये रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो Fy जो Fyp के साथ जो भी होगा y का फंक्शन, उसको v मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, t मान सकते हैं, v मान लिए, और उसका डिफरेंशियल ये आया तो इसकी जगह पे ये रखेंगे और Fy की जगह v रखेंगे। ठीक है, अच्छा पुट यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे tan y, Fy की जगह यहां tan y, पुट tan y इज इक्वल टू v, एम्प्लाइज डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो tan y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y और dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, v का dv अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन dx है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पुट दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखना, तो 1 एम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो देखिए sec स्क्वायर y dy अपॉन dx की जगह आप सीधे सीधे dv अपॉन dx रख सकते हैं, प्लस x tan y, तो ये xv हो जाएगा क्योंकि tan y की जगह v रखा हुआ, इज इक्वल टू xq। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। ओके, अब स्टूडेंट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। ध्यान देना, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो p x है, q आपका xq है, p और q x के फंक्शन होते हैं, यहां पे y की जगह पे सिर्फ y की जगह पे भी आ गया बस, तो इसका कंपेयर आप उससे करेंगे। देखो यहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये मान रखी हमने, ये इसे यहां पे क्या मानेंगे, dv अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और p और q चाहिए हमें, p और q हमें चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q चाहिए। यहां पे y केस में था, यहां पे v केस में है। ठीक है, बस सिर्फ अंतर इसमें, यहां पे y और x वेरिएबल है, यहां पे v और x वेरिएबल है, इतना अंतर है बस। ठीक है, अच्छा अब इसके कंपेयर करके p और q निकाल लो। ठीक है, ओके, कंपेयर इक्वेशन टू विद dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल टू q। जैसे हम ये मानते तो इसकी जगह v ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा तो जब कंपेयर किया इसको तो p इज इक्वल टू मिला आपको, देखो v का कोफिशिएंट p, v के आगे p है, v के आगे x है, तो p इज इक्वल टू x मिल गया, कॉमा q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो xq हो गया। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाती है, इसके बाद आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, देखिएगा
जब पी और क्यू पता चल जाता है तब हम क्या करते हैं, नाउ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आईएफ बोलते हैं इसको, आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स, ये होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो, ठीक है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स हो गया। अच्छा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी की जो वैल्यू क्या है भैया, एक्स है, तो एक्स डीएक्स, ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज, अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा यह भी आपको याद रखना होता है। सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, अब वाई की जगह यहां पे v है, ध्यान रखना इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू v इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और ये आपका dx। ये आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा ही मिलेगा। कैसे, देखिए, अगर y वाला सिंपल फॉर्मूले के रूप में याद रखना है तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और ये dx, बस ये होता है, सिंपल सी बात है। प्लस c जरूर लगाना भैया, प्लस c जरूर लगाना भैया, इंटीग्रेशन करने ना बोथ साइड, प्लस c जरूर लगाना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे y की जगह v रखना, क्योंकि वो v में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है वो v में है, v इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सीधे आप याद रखेंगे, बस रट डालेंगे इसको कि ये ऐसा होता है करके। हाँ, अब यहाँ पे y की जगह v है, अलग बात, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, दोनों जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता, हट जाता है। एक दूसरा वैसे प्रॉपर तरीका तो ये है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको हम इक्वेशन 2 के बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यही बन जाता है एक्चुअली। हाँ, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन तो यहाँ तो वही होता है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे तो एक दो स्टेप आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब में एक ही प्रोसेस है एक्चुअली। ओके, तो एम्प्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भैया, ये है e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू v इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू q क्या था, एक्स क्यू और dx और प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, खत्म बात। क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब कैसे करेंगे देखिए, बल्कि इसको v हमने अपनी तरफ से माना हुआ है तो इसको वापस आप रख सकते हैं। tan y को रखा था ना v, तो इसको tan y चाहो तो पहले लिख दो, tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं करना है, अब इसका करना है इंटीग्रेशन किसका करना है, अब देखो इसमें दो फंक्शन है और बाई पार्ट लगाएंगे तो भी लंबा, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से इसलिए हो सकता है कि ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को t मानेंगे तो उससे काफी इजी हो जाएगा, लेकिन एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यू को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, ध्यान रखना इस चीज का, हाँ ध्यान रखना। हाँ, ओके, इसको अलग से सॉल्व करना था वैसे तो, लेकिन मैं जरा यहीं पे कर दूं, क्योंकि
10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब केवल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको अलग से, एक्चुअली वैसे तो अलग से करना होता है, इसको हम आई मान लेंगे अगर थोड़ी देर के लिए ना। इक्वेशन नंबर 3 है ये, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 3 में हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको ना मान करके इसको लेंगे 10y इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको आई मान लो, ठीक है, इसको पूरे को क्या मान लो, आई मान लो, या रहने दो, चलो लेट आई इज इक्वल टू, इसको आई मान लो, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, हाँ कैसे करेंगे देखिए, ई की पावर पुट बोलो या लेट पुट बोलो, चलो हाँ, पुट ई की पावर जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, इसको टी मान लो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करो तो ये हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x होता है और अपॉन में 2 तो है ही, और ये dx लग जाएगा और t का dt हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 से 2 कट जाएगा, x dt की जगह पे, x dt की जगह पे x dx की जगह पे dt आ जाएगा, x dx की जगह पे dt आ जाएगा, ठीक है। इन इक्वेशन 4 मान लो, चलो हाँ, इन इक्वेशन 4 में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की जगह t रखो और x dx की जगह dt रखो, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा। और ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t हो जाएगा, इंटू 2t इंटू एक्स dx की जगह पे dt, ठीक है। ओके, 2 तो भैया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t फर्स्ट फंक्शन मान लो इंटू e की पावर t सेकेंड फंक्शन मान लो, ठीक है, dt। अब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से जब करेंगे इसको, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर t का t हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और 1 इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, ठीक है। बाई पार्ट से कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना, हाँ प्लस अच्छा इसमें आपका dt भी लगा दो और प्लस c कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 2 बाहर है आपका, अंदर t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू और आगे t की वैल्यू जो हमने मानी थी ना उसको आगे पुट कर दीजिए भैया, इज इक्वल टू, या एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं आप इसको, i इज इक्वल टू 2, बल्कि e की पावर t भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, वैसे तो e की पावर t कॉमन आ रहा है, तो e की पावर t किस क्या माना था हमने, t माना था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अंदर बचेगा आपका t माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 और प्लस c ऊपर भी मान रखा है, इसको c1 मान लो भैया, c1, ठीक है। i की वैल्यू आ गई, और ये i की वैल्यू क्वेश्चन 3 में रख देनी है, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं भैया क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है जी, है जी। ओके, तो देखिए आगे बढ़िए, देयरफॉर 3 एम्प्लाइज मतलब 3 में रखना पड़ेगा इसको, है ना, 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे इंटीग्रेशन करके हमें ये मिला है, तो ये रख दीजिए 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 प्लस c1 और प्लस फिर ये आपका c तो है ही, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर लगभग आ चुका है वैसे तो, लेकिन इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे,
अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि भैया e की पावर x² का बोथ साइड डिवाइड कर दो। चलो हाँ, तो ये e की पावर x² का बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 10y हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पूरा यही एक ही है, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये कट जाएगा क्योंकि डिवाइड से ही कट जाएगा, और अंदर 2 का मल्टी 2 से 2 कटेगा तो x² आएगा और -2 आएगा, यहाँ ये आ गया, और प्लस C1 प्लस C को कुछ और नेक्स्ट कांस्टेंट मान लो, C2 मान लो, और डिवाइड में e की पावर x² होगा तो C2 e की पावर डिवाइड ऊपर जाएगा तो e की पावर -x² हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। खत्म बात, ठीक, सिंपल। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत एक बार फिर रिवाइज करके इसको देख सकते हैं आप, अगर अभी भी समझ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो बहुत संभावना है कि इस बार भी इस टाइप का या यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी 10 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें आपको दे रखा है कि बता रखा है कि एक सर्किल है जो इन 3 बिंदुओं से होकर पास हो रहा है। एक सर्किल है, इस टाइप से कोई एक सर्किल है आपका, ये हो गया आपका सर्किल, ठीक है। और ये सर्किल जो है 3 पॉइंट से होकर जा रहा है, ए, बी और सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,0, बी पॉइंट के हैं 1,2 और सी पॉइंट के हैं 3,0, ठीक है। ये सर्किल है, इसके ये 3 पॉइंट से होकर जा रहा है। तो अब इस सर्किल की इक्वेशन बताइए, ठीक है। मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में, डिटेल लेक्चर में सर्किल के, कि 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर और रेडियस दे रखी, बोला जाता है कि सर्किल की इक्वेशन बताओ, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, बोला जाता है कि सेंटर और रेडियस बताओ, ठीक है। तीसरा टाइप ये है कि सर्किल पर 3 बिंदु दे रखे हैं और बोला जाता है कि सर्किल के इक्वेशन बताओ। बस एक चौथा टाइप भी है कि डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, व्यास के एंड पॉइंट दे रखे हैं और सर्किल इक्वेशन बताओ। बस ये 4 टाइप है। तो इनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। अगर यहां पे इस क्वेश्चन को यहां पे देखिए और डिटेल वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सर्किल के नाम से प्लेलिस्ट है। तो इस सर्किल का इक्वेशन बताना है जो इन 3 पॉइंट से होकर जा रहा है। तो भैया कैसे होगा, देखो हम मान लेते हैं कि इस सर्किल का इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन जो सर्किल की होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, हम मान लेते हैं वो इसकी इक्वेशन है, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, माना जिस सर्किल की इक्वेशन को निकालना है उस सर्किल की इक्वेशन माना ये है, क्या, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इक्वेशन 1। मान लेते हैं कि ये वो सर्किल की इक्वेशन है जो हमें ज्ञात करनी है, ये वाली इसकी, और ये जनरल इक्वेशन होती है, इसको याद रखना पड़ता है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इस सर्किल की इक्वेशन ये है तो इस सर्किल पर जो पॉइंट हैं वो इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि इस सर्किल पर एक पॉइंट है 0,0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 है तो x और y की जगह पे 0, 0 रख देंगे, यहां पे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए, और फिर इन तीनों पॉइंट को एक एक करके जब इसमें रखेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेगी, और इन 3 इक्वेशन से आपको हमें जो है g और f और c की वैल्यू चाहिए। g, f, c की वैल्यू निकल गई तो उसको वापस इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। कल भी आप ऑफलाइन क्लास में पूछ रहे थे तो मैंने यही कहा था आपसे कि एक बार मुझे इसको
वीडियो लेक्चर के फॉर्म में बनाने दीजिए और फिर आप उसको आराम से देखिएगा। फिर उसके बाद फिर समझ में नहीं आता फिर आप मेरे पास आके ऑफलाइन अच्छे से पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए चूंकि पॉइंट 0,0 लाइज ऑन द सर्किल फर्स्ट, इस सर्किल पे लाइज करता है, हम मान लेते हैं क्योंकि भाई इस सर्किल की क्वेश्चन को हमने ये माना है तो ये पॉइंट इस पे लाइज करता है क्योंकि है ना इसके ऊपर। देयरफॉर पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 एम्प्लाइज इक्वेशन 1 में x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस y की जगह 0, ये 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 प्लस c बचेगा केवल इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ है c इक्वल टू यहाँ पे टोटल मिला के 0 आ गया, तो c की वैल्यू तो निकल गई भैया, ठीक है। अब g और f की भी निकल जाए तो काम हो जाएगा हमारा, है ना। ओके, एंड फिर से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1,2 की बात करते हैं। 1,2 की बात करो या 3,0, 1,2 की करते चलो। पॉइंट 1,2 लाइज ऑन द सर्किल फर्स्ट, चूंकि बिंदु 1 सर्किल पे स्थित है इसलिए वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब पुट x इज इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो x की जगह 1 और y की जगह 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो फर्स्ट एम्प्लाइज फर्स्ट में रखेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा भैया, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2gx y की जगह x की जगह 1 रखेंगे तो 2g बचेगा, क्या बचेगा 2g बचेगा, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4f हो जाएगा, ठीक है। और प्लस c की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 तो निकल चुका ना, c की जगह 0 और इज इक्वल टू 0 यहां पे लिख देंगे, चूंकि c इक्वल टू 0 निकल चुका है इसलिए हमने c की जगह 0 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 1 5, 2g प्लस 4f, 2g प्लस 4f ये है, और 4 और 1 5 और है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ठीक है। अभी एक अगर सारे f की वैल्यू कुछ होती तो g का निकल जाता, लेकिन g और f है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन छोड़नी पड़ेगी, एक दूसरी इक्वेशन g f में बनेंगे तो दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कैसे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलने का मतलब कि तीसरा पॉइंट देखो अब, है ना, एंड पॉइंट 3,0 lies on the circle first, therefore put x is equal to, यहां पे x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। देखिए अब यहां पे करते हैं जरा, है ना। Therefore, 1 implies, समीकरण 1 में रखिए भैया, x की जगह 3 रखना और y की जगह 0 रखना। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस 2gx, x की जगह 3, 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ y की जगह 0 रखें तो ये तो भैया 0 हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस c की जगह पे 0 रखेंगे क्योंकि वो निकल चुका है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, ओ सॉरी 6f होगा ये, 2gx है ना, तो x की जगह पे 3 रखना, 3 दूना 6g, 6g होगा, ठीक है, 6g होगा ये, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहां से आप देखेंगे 6g और प्लस 9 और कुछ नहीं, इक्वल टू 0 एम्प्लाइज 6g, जरा अरे ढंग से बनाओ भैया, 9 माइनस 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 और 6 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, या एम्प्लाइज g इज इक्वल टू 3 से काटे
3 3 9, 3 दूना 6, तो जी की वैल्यू आ गई भैया -3/2। जी की वैल्यू आ गई -3/2। अब सी की वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू निकलनी है, बस इक्वेशन 2 में रख दो। नाउ 2 एम्प्लाइज 2g, 2 इंटू जी, जी क्या है -3/2 निकल चुका है, प्लस 4f, एफ निकालना है, +5 = 0, +5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एम्प्लाइज 2 से ये 2 कट जाएगा, -3, 4f आएगा, और -3 और +5, तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा जी, इज इक्वल टू 0। और यहां से f इज इक्वल टू हो जाएगा -2 उधर जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, /4, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। f की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट, f की वैल्यू आ गई 1/2। अब g की वैल्यू, f की वैल्यू सब आ गई है, तो जरा मैं यहां पे कर दे रहा हूं इसको, स्पेस नहीं बचा है ना, इससे आगे देखिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ GFC इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x² + y² + 2g, g की जगह पे क्या है भैया -3/2, और फिर x है, +2f, f की जगह पे -1/2, फिर y है, प्लस c की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट रहा है ऊपर नीचे, तो x² + y² -3x बच रहा है, और माइनस का y बच रहा है, इज इक्वल टू 0। आंसर, ये आपका इस सर्किल की इक्वेशन आ गई। इस सर्किल पे अगर ये 3 पॉइंट है, तो इस सर्किल की इक्वेशन ये होगी जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है, बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर कमेंट में पूछो, या ऑफलाइन, जो स्टूडेंट हमें ऑफलाइन मिलते हैं वो हमें ऑफलाइन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से बस सिंपल तरीका इसमें कि भैया रिक्वायर्ड इक्वेशन इसको मान लो, और फिर तीनों पॉइंट को बारी बारी इसमें रखो, उससे आपको जी, एफ और सी की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू वापस इसमें रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है मीडियन निकालने का, ग्रुप डाटा। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा, इजी एंड इंपॉर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना चीप एंड बेस्ट, तो ये चीप एंड बेस्ट क्वेश्चन है, सस्ता भी है और बेस्ट भी है, सरल भी है और बेस्ट भी है, आराम से आपके 10 मार्क्स पक्के कर देगा, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों नहीं हैं मैथमेटिक्स में, तब भी आपके पक्के कर देगा, अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा समझ लिया तो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेबल। तो क्लास इंटरवल, CI शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम, क्लास इंटरवल लिखते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम FI या F बोल दो, FI भी बोल सकते हैं वैसे तो, है ना, FI। तो जो दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, और 32 से 40, और 40 से 48। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको इतना तो दे रखा है। ठीक है, ओके, ये, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तो उसको भी लिख डालिए भैया। हाँ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको 11, 18, 20, 26, 15, और ये आपका 10। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके आगे कौन सी और दूसरा कॉलम तैयार करना है, ये डिपेंड करता है फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है, ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ग्रुप डाटा का मीन, अनग्रुप डाटा का मीन, ग्रुप डाटा का मीडियन,
अनग्रुप डाटा का मीडियन, मॉड सब बता रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिटेल लेक्चर बता रखे हैं। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो डिटेल वीडियो लेक्चर में, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तरीका क्या है सॉल्व करने का एग्जाम में, कि ये जो गिवन है वो दो कॉलम लिख लिए पहले, आगे कौन सा कॉलम बनेगा अभी नहीं पता। उसके बाद यहां पे 2 लाइन छोड़ करके फॉर्मूला लिखेंगे नीचे, 2 लाइन छोड़ करके फॉर्मूला जो नीचे लिखेंगे हम उसको यहां लिख रहे हैं, ठीक है, 2 लाइन छोड़ करके फॉर्मूला लिखेंगे। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। ये है भैया, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें L1 चाहिए, n/2 चाहिए, ये चाहिए और फिर हम इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेंगे, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि हमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। जब भी ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा, बल्कि उससे अलावा कुछ नहीं बनता है, उससे अलावा कुछ नहीं बनता है, केवल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है बस। और वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी, पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का 11, उसको एज इट इज लिखा जाता है, फिर इसमें 11 में नीचे वाला 18 ऐड करके फिर आगे लिखा जाता है। 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा, फिर 29 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 29 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, 49 में 26 ऐड करेंगे तो 55, 75 हो जाएगा, 75 में 15 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर इसका सम भी 100 आ रहा है और इसका लास्ट वाला भी 100 आ रहा है तो समझो कि सही है, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, इसको 100 ही आएगा इसका, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना, टोटल, उसको जो है ना समेशन F या कैपिटल N भी बोलते हैं, कैपिटल N भी बोलते हैं, ठीक है, ये समेशन F भी बोलते हैं इसको और कैपिटल N भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि हेयर यहां समेशन F इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 100 निकला है, ठीक है। अच्छा, अब जब 100 निकल n की वैल्यू जब मिल जाती है तो हम n/2 करते हैं। इसमें एक प्रोसेस है भैया, ये याद रखना पड़ता है आपको। हमें सबसे पहले मीडियन क्लास चाहिए, मीडियन क्लास, ये या कौन सा है मीडियन क्लास, इसमें से जो क्लास इंटरवल दे रखा है इसमें से एक मीडियन क्लास होता है। वो मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा, जो n आपको मिला है उसको हम n/2 करते हैं। देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू मतलब 100/2 इज इक्वल टू 50। अब 50 को देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां पड़ रहा है। 50 जो पड़ रहा है 49 के बाद पड़ रहा है, मतलब 49 के बाद पड़ रहा है तो इसका मतलब 75 में पड़ रहा है, 49 से आगे वाला जो भी होगा उसमें, तो 75 में पड़ रहा है। और 75 के सामने जो क्लास इंटरवल है उसको मीडियन क्लास कहा जाता है। बस ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझ रहे बात को। देयरफॉर आप इससे आगे लिखेंगे देयरफॉर या इसी की जगह हम यहां पे लिख रहे हैं, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू, मीडियन क्लास क्या हो गई, क्योंकि n/2 50 है, 50 पड़ रहा है आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखते हैं 49 से आगे मतलब 75 में, और 75 के सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास कहलाता है। तो ये हो जाएगा 24-32, ये है आपका मीडियन क्लास, ठीक है, ये क्या है मीडियन क्लास। और जब मीडियन क्लास पता चल जाता है देयरफॉर देन तब L1 इज इक्वल टू, L1 होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। तो 24 हो गया आपका L1, ठीक है, ओके। और फ्रीक्वेंसी F क्या होता है, F होता है मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी।
26, ठीक है। और CF क्या होता है? CF होता है मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल के सामने की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये CF होता है। तो 49 ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। CF क्या होता है? मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल के सामने की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होती है। F हो गया और H बचा, और H इज इक्वल टू, H होता है मीडियन क्लास का डिफरेंस। 24 और 32 में क्या डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस, तो 8, H इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो हम लिखते हैं देयरफॉर M इज इक्वल टू, मतलब मीडियन इज इक्वल टू Ln प्लस दिस, और इज इक्वल टू L1 की जगह 24 रख दिया, प्लस n/2 की जगह 50 आ ही चुका है, माइनस CF की जगह 49 अपॉन F की जगह पे 26 और इंटू H की जगह पे 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाइए। इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 24 प्लस 50 में से 49 गए, एक बचता है और 8 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 8 अपॉन 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 13 दूना 26, ठीक है। इज इक्वल टू 24 प्लस 4 अपॉन 13 इज इक्वल टू 24 प्लस, अब इससे डिवाइड कर दो, 0 छोटा है पॉइंट लगा दिया, 40 हो गया, 13 तिया 39, एक बचा 10, फिर 0 लगा दिया, हाँ। तो कहने का मतलब है 0.30 आया, 24 में इसको जोड़ा तो 24.30 आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो भी आपका मीडियन आएगा वो मीडियन क्लास के बीच में पढ़ना चाहिए, इससे 24 से पहले भी नहीं होना चाहिए, 32 से बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो 24.30 है, इसके बीच पढ़ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप करेंगे, 10 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है